नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स के प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है और किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर बात करें कि गुज़िश्ता कुछ माह से जो है वो ऑयल की रिकवरी के अंदर कुछ हमें सेंटीमेंट्स बेहतर होते हुए दिखाई दे तो रहे हैं, मगर वहीं पर दूसरी जानिब ईरान के साथ जो इस वक्त गठजोड़ चल रही है और ईरान बहुत भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अपनी मईशत को जो है वो ब्लैक इकोनॉमी से निकाल के वाइट की तरफ मुंतकिल करे। गरचे ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस वक्त फेटिफ के मुंतज़िर है और साथ ही साथ आलमी जो इस वक्त थिंक टैंक्स हैं या आलमी मईशतें हैं वो इस बात के बारे में फैसला करेंगी। मगर वहीं पे कहीं कहीं ये भी रुझान पाया जा रहा है कि ईरान इस वक्त बड़ी सरतोड़ कोशिशें कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ कि किसी तरीके से उसकी एक्सपोर्ट्स को बहाल किया जाए और ईरान का जो तेल है वो मार्केट के अंदर दस्तयाब होना शुरू हो जाए। ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम बात करें कि इस वक्त ऑयल मार्केट्स के अंदर एक मिला जुला सा रुझान है, जहां पे अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से ये कहा गया था कि जो इन्वेंट्री की फोरकास्ट की गई थी उसमें कहा गया था कि 12,80,000 बैरल से जो है वो इन्वेंट्री नेगेटिव में आएगी, मगर वहीं पे देखें कि 4,40,000 बैरल से जो है वो इन्वेंट्री नेगेटिव में आई है। तो एक फोरकास्टेड अमाउंट से नीचे का आना ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट होता है ऑयल का, कि इसके अंदर जैसे 12 लाख लेट सपोज के एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन्वेंट्री शॉर्टेज हो जाएगी, वहां पे 4 लाख से शॉर्टेज हुई है। तो ये एक ऐसा सेंटीमेंट था जिसकी बेसिस पे बात करें कि ऑयल मार्केट्स के अंदर एक मिला जुला सा रुझान है, क्योंकि अभी भी पूरी प्रॉपर तरीके से ऑयल मार्केट्स के अंदर डिमांड जो है वो रिवाइव नहीं हुई है। इन रिवाइवल के अंदर अभी एक और चीजें अगर हम बात करें कि ऑयल ओपेक प्लस मेंबरान ने जो गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 माह से जो प्रोडक्शन कट के ऊपर गए हुए हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 9.7 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट थी, उसके अंदर कुछ आउटपुट को रिवाइव किया था, मगर अभी भी जो प्रोडक्शन कट है उसके ऊपर ही पूरी ओपेक प्लस मेंबरान चल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अभी ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि उसमें जो है उस प्रोडक्शन कट को वापस जो है आउटपुट इंक्रीज किया जाए ताकि जो बढ़ती हुई डिमांड है इसको जो है बैलेंस किया जाए। मगर वहीं पे साथ साथ जो एक बिगेस्ट थ्रेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर ईरान के साथ मामला तय पा गए और ईरान का ऑयल मार्केट में दस्तयाब होना शुरू हो गया तो फिर ये एक ज्यादा ही हमारी जो है सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड अगर उसी तरीके से नहीं बढ़ी उस तेजी से तो फिर ये ऑयल मार्केट को एक प्रेशर आ सकता है। मगर यकीनन जो ओपेक प्लस मेंबरान है वो इन तमाम तर चीजों को लेके बैठेंगे और किस तरीके से उसको बैलेंस करना है ये तो हम देख ही चुके हैं कि ओपेक प्लस मेंबरान ने किस महारत से इस फैसले का किया था कि जब ऑयल नेगेटिव सेंटीमेंट को टच कर गया था उसके बाद किस तरीके से मेक्सिको ने इस चीज को कहा था प्रोडक्शन कट पे ना जाने के लिए, फिर रशिया और सऊदी अरब के दरमियान रिफ्ट हो गया था और ऐसा रिफ्ट हुआ था कि मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन के ऊपर गए थे। बिल आखिर ओपेक प्लस मेंबरान ने ऑयल मार्केट्स की बहाली के लिए अपने आप को जो है प्रोडक्शन कट के ऊपर लेके गए और जहां पे 1.2 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट थी वहां पे जो है बहुत कोशिश की अमेरिका ने और जो दूसरे ममालिक ने कि इन तमाम ममालिकों को जो अपोज भी कर रहे थे उनको इस तरीके से अलाइंड किया कि 9.7 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट के साथ ऑयल के प्राइस को उन्होंने स्टेबल किया। यानी कोविड से पहले 70 और 69 यूएस डॉलर के ऊपर जो ऑयल चल रहा था फिर हमने देखा कि वो $5 $4 और नेगेटिव चला गया और उसके बाद ओपेक प्लस मेंबरान के थिंक टैंक्स ने इस चीज को जो समझा और इस इंडस्ट्री को तबाह होने से बचाने के लिए अपनी प्रोडक्शन कट के ऊपर गए और वापस जो है उस प्राइस को आज उसी लेवल के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। यानी अगर हम बात करें कि इसके ऊपर कोई भी रीजंस रहे मगर फिर भी उन्होंने अपनी जो है वो गोल को अचीव कर लिया। यानी इसकी एक सिंपल सी चीज ये है कि जो असल में हमारा इम्तिहान होता है, खासतौर से बिजनेस कम्युनिटी का इम्तिहान होता है, वो उसी वक्त होता है कि जब एक मुश्किल वक्त आता है और इस मुश्किल वक्त के अंदर जो खड़ा होता है तो वही फिर लीडिंग कैपेसिटी के अंदर आता है। तो ये जो ओपेक प्लस मेंबरान के अंदर ये जैसे हमने देखा कि काफी अगर बात करें आउटपुट के हवाले से तो आउटपुट तो सबसे ज्यादा वेनेजुएला का है, मगर वेनेजुएला जो है वो इस वक्त करप्ट तरीन ममालिकों की फहरिस्त में भी आता है। तो वेनेजुएला जरूरी नहीं है कि आउटपुट हमारा ज्यादा होगा तो हम पावरफुल हैं। पावरफुल ये होता है कि स्ट्रेटेजिकली जो लेके चल रहा होता है इसके अंदर जैसे अमेरिका एक है, सऊदी अरब एक है, फिर रशियन अपने एक के स्टांस रखते हैं। तो ये जो एक पूरी प्रोसेस है इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ऑयल प्राइसेस को स्टेबल किया गया। बहरहाल अभी के हम रेट्स के ऊपर नजर डालते हैं कि इस वक्त ऑयल प्राइसेस के ऊपर क्या रेट्स चल रहे हैं।
تو WTI क्रूड इस वक्त तकरीबन 15 सेंट्स नीचे आने के बाद 65.91 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 0.08 सेंट्स नीचे आने के बाद 68.41 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 9.55 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 1907 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.121 यूएस सेंट्स प्लस होने के बाद 28.11 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे इस वक्त जो आलमी मार्केट्स है उसके अंदर मिला जुला सा रुझान पाया जा रहा है। एक तो कोविड को लेके है, मगर बात वही है कि जो एक पैनिक आज से एक साल पहले तक कोविड को लेके ऑयल मार्केट्स के अंदर, वो तो अभी इस वक्त बरकरार नहीं है, मगर अभी भी देखा ही जाएगा कि जब प्रोडक्शन कट को खत्म करके आउटपुट इंक्रीज किया जाएगा ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से, तो फिर ऑयल मार्केट के प्राइसेस कैसे रहेंगे। यकीनन ओपेक प्लस मेंबरान की पहली स्ट्रेटजी ये है कि ये देखा जाए कि डिमांड का रिवाइवल कैसे हो रहा है, किस तरीके से मौसमी सरगर्मियां जो है वो इंडक्ट हो रही हैं, किस रेट से डिमांड बढ़ रही है, और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से। और साथ ही साथ फिर जो हमारे ये ईरानियन ऑयल है इसके ऊपर भी काफी हद तक के बातें हो रही हैं। देखना ये होगा कि आने वाले वक्तों के अंदर किस तरीके से ऑयल मार्केट्स के अंदर इन चीजों के सेंटिमेंट्स बेहतर होते हैं और क्या नई स्ट्रेटजी लेके आता है ओपेक प्लस मेंबरान मार्केट को रिवाइव और स्टेबल करने के लिए। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात की। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आने वाले वक्त थोड़ा सा टफ जरूर है, मगर इस वक्त अगर प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए, कंक्रीट अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए, और जो है हमारा जो ये शेड्यूलिंग है वर्क की, इसको हम भले एसओपीस की वजह से इसको मेंटेन कर रहे हैं, मगर जो इस वक्त काम है अगर उसकी जरूरत है तो अगर हम इसको बहुत तेजी से आगे लेके चलें अपनी फैसले साजी को, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम इस कोविड के बाद का जो सिनेरियो उसके अंदर अपनी वापस उन अहदाफ को पूरा अचीव कर लेंगे। वहीं पर बात करेंगे साथ में हमारा जो पड़ोसी ममालिक है भारत, उसके अंदर अभी भी जो है वो गर्चे कोविड की लहर में काफी हद तक कमी तो देखने में आ रही है, मगर फिर भी पूरी तरीके से वहां पे अभी इन तमाम तर चीजों के अंदर जो है खात्मा नहीं हुआ है। तो चूंकि हमारा पड़ोसी ममालिक है और जैसे कि हम बहैसियत मुसलमान अपने पड़ोसी ममालिकों के लिए भी खैर ख्वाह होते हैं, तो ये दुआ करते हैं कि ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से और पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया से अल्लाह ताला इस वबा का खात्मा करे और आने वाले वक्तों के अंदर हम सबको जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर दुनिया की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ने में अल्लाह ताला हमारी मदद करे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर जमीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।